हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित, डिप्टी कलेक्टर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी से एक नए टॉपिक इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति पर डिस्कशन करूंगा। और मुद्रास्फीति जो टॉपिक है यह ना केवल पीएससी मेंस बल्कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुद्रास्फीति को अगर सरल शब्दों में देखें तो इसका अर्थ होता है महंगाई। वहीं अगर इसके परिभाषा के रूप में हम लोग देखें तो मुद्रास्फीति का अर्थ होता है किसी निश्चित समयावधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में होने वाले वृद्धि। जैसे हम लोग अगर देखें फ्रेंड, तो बचपन में अगर कोई सामान हम लोग देखें उसका जो मूल्य उस समय था उससे इन 20 या 25 सालों में मूल्य में उसका काफ़ी वृद्धि हम लोग पाते हैं। वो यही मुद्रास्फीति है। अगर मैं अपना बात करूं तो मेरे घर में लगभग 2000 के समय मेरी एक सिस्टर का शादी था और उस समय जो सोने का रेट था जो मुझे आज भी याद है, 5000 से भी कम में एक भर सोना यानी 10 ग्राम सोना प्राप्त होता था, खरीद पाते थे। वहीं आज अगर हम लोग इसका मार्केट प्राइस देखें तो 90,000 से ज़्यादा सोने का कीमत पहुंच चुका है। तो इसी तरह सोने के मूल्य में वृद्धि के जैसे ही हर एक वस्तु और सेवाओं के मूल्य में हम लोग देखते हैं कि एक निश्चित समयावधि में वृद्धि होती है और यही वृद्धि मुद्रास्फीति है। अब फ्रेंड्स, मुद्रास्फीति जो होते हैं इसके जो फैक्टर्स होते हैं, इन्फ्लेशन के जो फैक्टर्स होते हैं या कारक होते हैं, उन्हें हम लोग दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला तो फैक्टर हो गया डिमांड ड्रिवन फैक्टर या मांग जनित कारक, और दूसरा फैक्टर्स को हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट ड्रिवन फैक्टर यानी लागत जन्य कारक। तो डिमांड ड्रिवन फैक्टर, जैसा कि हम लोग उसके नाम से ही देख रहे हैं कि मांग जनित कारक। मांग जनित कारक वह कारक है जो मांग के कारण जिसमें मांग के कारण मुद्रा के मूल्य में कमी आ रही है यानी महंगाई में वृद्धि हो रही है। तो मांग जनित कारक, इसको हम लोग एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि मान लीजिए कि एक शहर का टोटल पॉपुलेशन 5 लाख है, 5 लाख है, और वहाँ पर हर रोज़ 5000 क्विंटल प्याज का खपत है। अब मान लीजिए कि उस शहर का पॉपुलेशन 50 सालों में 5 लाख से बढ़कर 50 लाख हो गया, लेकिन प्याज का अगर प्रोडक्शन देखें तो उतना ही है। ऐसे में चूँकि लोगों की संख्या बढ़ चुकी है तो प्याज की जो डिमांड है उसमें वृद्धि होगी। तो डिमांड में वृद्धि होने से उसके मूल्य में वृद्धि होगी। यही जो है इसको हम लोग डिमांड ड्रिवन यानी मांग जनित कारक में देख सकते हैं। तो मांग जनित कारक में अगर देखें तो इसमें जनसंख्या में वृद्धि को लेके हम एक बना सकते हैं। दूसरा हो गया लोगों की आय में वृद्धि। अगर हम लोग देखते हैं कि हर 10 साल में सरकार द्वारा वेज रिवीजन होता है, जो हमेशा हम लोग देखते हैं कि 6ठा वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, अभी 8वां वेतन आयोग आने वाला है। इस तरह से हर 10 साल में सरकार के स्तर से हो या प्राइवेट में भी हम लोग देखते हैं कि हमेशा सैलरीज बढ़ता है। जो कंपनी में काम करते हैं उनके भी सैलरीज में वृद्धि होती है। तो इस तरह से लोगों की आय में वृद्धि होती है, और जब वस्तुओं के उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ता है तो भी चूँकि डिमांड बढ़ जाएगा तो ऐसे भी वस्तुओं का और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होगी। वहीं अगर देखें तो वस्तुओं के उत्पादन में अगर किसी तरह कमी आ गया, किसी साल सूखा हो गया, कुछ भी दूसरे टाइप का फैक्टर्स से भी उत्पादन प्रभावित हुआ, तो लोगों का पॉपुलेशन भले ही स्थिर रहा लेकिन उत्पादन गिर गया, तो ऐसे में भी मूल्य का बढ़ना तय है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का जो डिमांड है या मांग है वह उसमें वृद्धि होगी। इसी तरह अगर सरकार जो खर्चे करती है, जैसे सार्वजनिक खर्चे सरकार बहुत बार करती है। सार्वजनिक खर्चों में सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया जाता है, रोड, सड़क, पुल, इनके माध्यम से, चाहे अन्य चीज़ों में खर्चा की जाती है। तो गवर्नमेंट कुछ भी खर्चा करता है वो अल्टीमेटली जनता के पास आता है। तो जनता के पास जब पैसों में वृद्धि होगी, चाहे वो उसमें मजदूरी कर रहा हो, चाहे वो उसमें टेंडर ले रहे हो, चाहे कोई एक सड़क पास हो रहा हो तो सड़क पास होने पे लोगों से ज़मीनें ली जाती है, तो ज़मीन लेने के बदले में भी उन्हें मार्केट रेट से 4 गुना 5 गुना ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। इस तरह से लोगों के पास जब इनकम, सरकारी खर्चों में वृद्धि से भी जब लोगों के इनकम में वृद्धि हो, अब वस्तुओं का प्रोडक्शन एक नियत मात्रा में हो, तो भी क्या है कि वो वस्तु का दाम बढ़ना तय है, और यह भी मांग जनित कारक में आएगा। वहीं अगर कॉस्ट ड्रिवन फैक्टर में देखें, लागत जन्य कारक, तो लागत में वृद्धि होने से जब महंगाई बढ़ती है वस्तु का और सेवा का, तो उसे माना जाता है कि कॉस्ट ड्रिवन फैक्टर या लागत जनित कारक। जैसे
वस्तुओं और सेवाओं का जब उत्पादन होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो हर एक जगह हर एक चीज़ नहीं मिलती है। ऐसे में बहुत सारी वस्तुएं क्या होती हैं, दूसरे जगह से इम्पोर्ट होकर आती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जरिए ही वस्तुओं का एक जगह से दूसरे जगह आयात निर्यात के जरिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में जब मान लीजिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हो जाए, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उन कंपनीज़ में लोगों की सैलरीज बढ़ाया जाए, तो इस तरह से इन फैक्टर्स के चलते जब उस वस्तु के उत्पादन में लागत बढ़ जाए, तो ऐसे में भी वस्तु के मूल्य को बढ़ाकर ही प्रॉफिट प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए भी महंगाई बढ़ती है, और यह सभी कॉस्ट ड्रिवन फैक्टर्स कहलाता है। वहीं इन्फ्लेशन का जो मेज़र होता है, यानी मापन जो होता है मुद्रास्फीति का, यह दो तरीके से होता है। एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहा जाता है। दूसरा होता है आपके होलसेल प्राइस इंडेक्स या थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी ग्राहक या सीधे जनता जिन वस्तुओं और सेवाओं का खपत करती है, खरीदारी करती है, उपभोग करती है, उसमें जो मूल्य में वृद्धि का मापन होता है वह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो भी हम लोग बढ़ोतरी देखते हैं उससे आम जनता सीधे प्रभावित होती है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो मापन होता है यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा जारी किया जाता है। वहीं जो थोक मूल्य सूचकांक या होलसेल प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का अर्थ होता है थोक बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में जो परिवर्तन दिखता है, थोक बाजार में जो वस्तुओं के मूल्य में हम लोग वृद्धि को देखते हैं उसे होलसेल प्राइस इंडेक्स के जरिए मापा जाता है। जैसे थोक बाजार में व्यापारियों द्वारा मंडियों में जब चीज़ों को खरीदा जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्विंटल या उससे भी ज़्यादा चीज़ों ज़्यादा मात्रा में खरीदी जाती है, और इन चीज़ों के मूल्य में जो परिवर्तन दिखता है, जैसे मान लीजिए एक महीने में किसी थोक बाज़ार में 800 रुपीज़ पर क्विंटल आलू था, नेक्स्ट मंथ में वहाँ 820 रुपया पर क्विंटल आलू मिलता है। तो ये जो 20 रुपया बढ़ा, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत नहीं आएगा, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स में इसका मापन होगा, क्योंकि ये होलसेल बाज़ार में यानी थोक बाज़ार में जो मूल्य में परिवर्तन हुआ उसको मापता है। तो थोक बाज़ार में जो मूल्य में परिवर्तन होता है यह हमेशा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तुलना में कम होता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में चीज़ें खरीदी जाती हैं, तो उनमें मूल्य का जो वृद्धि होती है वो खुदरा बाज़ार के तुलना में कम देखा जाता है। लेकिन अगर थोक बाज़ार में या होलसेल मार्केट में किसी वस्तु के कीमतों में वृद्धि 20 रुपया हुआ हो, तो वह जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत यानी सीधे बाज़ार में सीधे जनता द्वारा जब खरीदी जाएगी, तो वह अगर उसी को देखें तो उसका मूल्य में ज़्यादा वृद्धि देखी जाएगी। जैसे अगर आलू के मूल्य में 1 क्विंटल मूल्य में अगर 20 रुपया वृद्धि हुआ हो थोक बाज़ार में, तो जब सीधे बाज़ार में देखेंगे हम लोग ओपन मार्केट में, जहाँ सीधे हम लोग जनता खरीदते हैं या कंज्यूमर खरीदते हैं, तो वहाँ पे पर केजी में हम लोग देखेंगे कि 3 रुपया या 4 रुपया बढ़ चुका होता है। अगर इसमें हम लोग देखें तो पर 100 केजी या 1 क्विंटल में 400 रुपीज़ का वृद्धि हो चुका होता है। अगर वहाँ पर थोक बाज़ार में 20 रुपया बढ़ा है तो यहाँ 400 या 300 तो कम से कम बढ़ ही जाएगा, उतना ही केजीज़ को अगर हम लोग पर केजी के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो थोक मूल्य सूचकांक जो होता है ये थोक बाज़ार में मूल्य में होने वाले परिवर्तन को बताता है, और जो उपभोक्ता या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये खुदरा बाज़ार में होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मापता है, वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र यानी कि आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा इसका मापन किया जाता है। अब फ्रेंड्स एक बात आता है कि मुद्रास्फीति की आवश्यकता यानी नेसेसिटी ऑफ इन्फ्लेशन, क्या यह आवश्यक है? तो फ्रेंड्स अगर देखें किसी भी इकोनॉमी को मूवेबल रहने के लिए या बढ़ते रहने के लिए एक सीमित अनुपात में इन्फ्लेशन जरूरी होता है। अगर मुद्रास्फीति ना हो यानी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि ना हो तो बाजार को मोटिवेशन नहीं मिलेगा और वस्तुओं का उत्पादन घट जाएगा। जैसे कोई भी उत्पादक जब उसके प्राइस ज़्यादा मिलेंगे तभी वो उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों का रोजगार में वृद्धि होगी, लोगों को जो मजदूरी है उसमें वृद्धि होगी,
तो इससे ही अर्थव्यवस्था एक तरह से गतिमान बना रहेगा या मूवेबल बना रहेगा। लेकिन मुद्रास्फीति इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग को बोरे भर भर के नोट लेकर किराने के दुकान में जाना पड़े, जैसा कि हम लोग वेनेजुएला वगैरह में देखते हैं। इसीलिए इसको एक माना जाता है कि 2 से 6% तक मुद्रास्फीति होना सही है किसी भी इकोनॉमी के लिए, और इसमें अर्थव्यवस्था लगातार ग्रो करती है। तो इन्फ्लेशन को इसके जो एक रेशियो बताएं 2 से 6% के बीच में बने रहना जरूरी है। इसके लिए कुछ मेजर्स हैं जिसके जरिए कंट्रोल किया जाता है इन्फ्लेशन को, और इन मेजर्स को या उपाय को 3 तरीक़ों से बांटा जाता है। एक तो हो गया मॉनेटरी मेजर्स या मौद्रिक उपाय, दूसरा हो गया फिस्कल मेजर्स या राजकोषीय उपाय, थर्ड हो गया प्रत्यक्ष या अन्य उपाय, डायरेक्ट जो उपाय हो सकते हैं। तो पहला जो मौद्रिक उपाय है, मौद्रिक उपाय हमारे यहाँ आरबीआई द्वारा किए जाते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार का बैंक है, आरबीआई द्वारा अपने मौद्रिक नीति के जरिए मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। आरबीआई के मौद्रिक नीति के अंतर्गत हर 2 महीने में आरबीआई कुछ रेट में चेंजेस करते हैं, और जिसके द्वारा मार्केट में जो रुपये का फ्लो है यानी मुद्रा की जो तरलता है उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है कि मुद्रा एक सीमित मात्रा में ही मार्केट में बना रहे, ज़्यादा मात्रा में मुद्रा मार्केट में ना घुसे या मुद्रा मार्केट से कम भी ना हो पाए। और इसको बैलेंस बनाए रखने के लिए आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है यानी मौद्रिक नीति समिति है, ये प्रत्येक 2 माह में कुछ रेटों में बदलाव करती है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, MSF आदि हैं। इन सब के बारे में आप लोग पढ़ते आते हैं, और हम लोग इसको चूँकि याद भी हम लोग को लगातार रखना पड़ता है एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि हमेशा हर 2 महीने में ये चेंज होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मैं अभी इसके रेट कितना है इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम हो तो आप लोग उस समय के जो रेट चल रहे हैं उसको कोई भी करंट अफेयर्स के बुक से याद कर लें। और ऐसे भी जब आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति जारी होती है हर 2 माह में, तो ये रेट को हम लोग अखबारों में भी देखते हैं। अब इन रेटों पे अगर चर्चा करें तो सबसे पहले एक आती है बैंक रेट। तो बैंक रेट का अर्थ होता है आरबीआई द्वारा जो वाणिज्यिक बैंकों को लंबे समय के लिए ऋण दी जाती है उस पर जो रेट रखा जाता है, अपना जो इंटरेस्ट लिया जाता है, वह बैंक रेट कहलाता है। अब एक रेट आता है रेपो रेट, जो काफ़ी प्रचलित है, हम लोग पढ़ते आते हैं एग्ज़ाम के कंपटीशन एग्ज़ाम के तैयारी के क्रम में। रेपो रेट का अर्थ होता है आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को कम समय के लिए जो लोन दिया जाता है उस पर जो इंटरेस्ट लेता है वो रेपो रेट है। अब एक टर्म आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट हो गया जब वाणिज्यिक बैंक द्वारा उनके पास जो पैसे बच जाते हैं, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा डेली लेन देन के लिए जनता को देने के लिए पैसे रखे जाते हैं, लोन देना हो या उनके पास जो जमा पैसा है उसको निकासी के लिए जनता आता है, तो उन सब के लिए वाणिज्यिक बैंक अपने पास पैसे रखते हैं। लेकिन जब वाणिज्यिक बैंक के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे में वह अपने पैसों पे कुछ इंटरेस्ट पाने के लिए आरबीआई के पास उन पैसों को रख देता है, और आरबीआई उन पैसों पर जो उन्हें ब्याज देती है वह रिवर्स रेपो रेट है। तो हमेशा देखिएगा कि रेपो रेट जो होता है वो रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है, क्योंकि आरबीआई अपने जो लोन दे रही है उस पर जो इंटरेस्ट लेती है वह अपने यहाँ जो दूसरे बैंक उसका रख रहे हैं और उस पर जो वो सूद दे रही है उससे वो ज़्यादा रखती है। कोई भी व्यक्ति या संस्था चाहता है कि उसके पास जो धन आए वो ज़्यादा आए और उसे खर्चा कम करना पड़े। इसी तरह से आरबीआई का इसीलिए रेपो रेट यानी जिस रेट पे आरबीआई कम समय के लिए बैंकों को लोन देती है वह रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है। अब एक आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी सीमांत स्थायी सुविधा। सीमांत स्थायी सुविधा आरबीआई द्वारा बैंकों को 24 घंटे के लिए अकस्मात उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो ऋण दिया जाता है या लोन दिया जाता है उस पर जो इंटरेस्ट वो लेती है वह मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहलाती है। इसी तरह से CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, वह रेशियो है जो बैंकों द्वारा अपना एक पूरा पूंजी का कुछ अनुपात आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ये आरबीआई के पास इसलिए रखना पड़ता है कि मान लीजिए बैंक करप्ट हो गया तो आरबीआई उन बैंकों के ग्राहक को उसके
पास जमा पैसा चुकाने के लिए अपने पास कुछ पूंजी रख लेती है। मतलब आप ये समझिए कि एक तरह से पगड़ी का पैसा है। जैसे हम लोग कोई मकान वगैरह किराए पे लेते हैं तो पगड़ी देते हैं। पगड़ी टर्म ठीक नहीं होगा। मतलब असल में क्या है कि बैंक्स के पास साधारण जनता का पैसा रहता है। अब मान लीजिए बैंक दिवालिया हो जाए तो साधारण जनता का पैसा डूब ना जाए, इसीलिए बैंकों को अपने जो जमा पूंजी है उसका जो है एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास रखना पड़ता है, वही सीआरआर कहलाता है। इसी तरह से एसएलआर का अर्थ होता है कि बैंकों को अपना जो व्यवसाय है, अपना जो उसका बिजनेस है, उसका एक निश्चित अनुपात का धन जो है अपने पास रखना पड़ता है और वह एसएलआर कहलाता है। यह साधारणतः बैंक द्वारा हर 15 दिन के उनका जो लेन देन हुआ है इसके औसत के आधार पर ही इसको निकाल कर देखा जाता है। उसी अनुपात में ये एसएलआर बैंक अपने पास रखते हैं। इसके अलावे अगर हम लोग फिस्कल मेजर्स का बात करें यानी राजकोषीय उपाय का बात करें तो राजकोषीय उपाय भारत सरकार द्वारा लिए जाते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और फिस्कल मेजर्स के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो इसको पॉइंट्स में हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि टैक्स रेट को बढ़ाकर, कि गवर्नमेंट चाहते हैं कि जो इकोनॉमी में मनी का फ्लो है यानी मुद्रा की जो तरलता है, जो अवेलेबिलिटी है मुद्रा का बाज़ार में, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकारें क्या करती है, नया टैक्स लगाकर या फिर टैक्स रेट को बढ़ाकर या फिर जो सार्वजनिक खर्चे होते हैं उनको कंट्रोल करती है। सार्वजनिक खर्चे जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, गवर्नमेंट बहुत बार अपने बहुत सारे स्कीम्स में खर्चे करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी खर्चे किया जाता है इससे बाज़ार में पैसा का फ्लो बढ़ता है। तो सरकार बहुत बार इस खर्चों में कटौती करके भी बाज़ार में पैसों का जो प्रवाह है या जो मनी का फ्लो है उसको कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट पब्लिक डेट को बढ़ाकर भी यानी सार्वजनिक ऋण को बढ़ाकर भी पैसे के प्रवाह को या जो फ्लो ऑफ मनी है मार्केट में उसको कम करते हैं। पब्लिक डेट यानी गवर्नमेंट जो ऋण लेती है, गवर्नमेंट ऋण लेती है संस्थाओं से भी लेती है। आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे विदेशी संस्थाओं से भी लेती है, विदेशों से, अन्य देशों से भी लेते हैं। उसी तरह से साधारण जनता से भी गवर्नमेंट द्वारा बहुत बार मार्केट में पैसे को कमी को करने के लिए जनता से पैसा उगाही करते हैं और इसके लिए बहुत तरह से वो अपने बहुत सारे बॉन्ड वगैरह जारी करते हैं जिसके ज़रिए वो इंटरेस्ट का लालच देके गवर्नमेंट जनता से पैसा लेती है। और इस तरह से भी ये सब जो पॉलिसीज़ हैं ये आते हैं आपके फिस्कल मेजर्स या राजकोषीय उपाय के जरिए। राजकोषीय उपाय के इन सब पॉइंट्स के जरिए आप इसको लिख सकते हैं। वहीं आप अगर प्रत्यक्ष उपाय को देखें, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो प्रत्यक्ष उपाय हो सकते हैं उसमें है कि मान लीजिए डायरेक्ट उपाय के अंतर्गत है कि बहुत सारे चीज़ों में हम लोग देखते हैं कि वस्तुओं का उत्पादन अगर घट गया तो फिर उसका दाम बढ़ने लगा। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि प्याज के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है या फिर दाल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है और इसका कारण होता है कि हमारे देश में उसका उत्पादन घट गया है। तो ऐसे में प्रत्यक्ष उपाय के अंतर्गत सरकार आयात को बढ़ा सकती है। आयात को बढ़ाकर, आयात यानी फिर आपका इंपोर्ट करने लगेगी ज़्यादा, दूसरे देशों से उससे ज़्यादा लेने लगेगी और इस तरह से यहाँ अवेलेबिलिटी बढ़ा देगी। मैंने यहाँ पे जो है वो ज़्यादा आसानी से मिलने लगेगा तो कीमतों में फिर से कंट्रोल आ जाएगा। ये एक प्रत्यक्ष उपाय के अंतर्गत हो सकते हैं। वहीं दूसरा है कि किसी चीज़ के उत्पादन को बढ़ाकर, कभी हम लोग देखते हैं जैसे मैंने बोला दाल का एग्जाम्पल लिया या प्याज का एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए इसके उत्पादन में किसी साल उत्पादन नहीं हुआ तो इसका दाम बढ़ रहा है, तो ऐसे आयात तो एक उपाय हो गया प्रत्यक्ष उपाय के अंतर्गत। वहीं एक उपाय ये भी हुआ कि पैरेलली उसके प्रोडक्शन में वृद्धि के भी उपाय किए। लगातार उसमें मैंने ऐसे प्रयास किया गया कि उसको उत्पादन में जल्दी से जल्दी वृद्धि हो